Hello everyone, welcome to our channel where we discuss various readings for master's students as well as bachelors in political science and other related topics. Today we are going to talk about a very important reading by Martha Nussbaum regarding the social contract theory of John Rawls and its criticism in the capabilities approach. So the name of the reading is Beyond Social Contract: Capabilities and Global Justice. So let us begin. The context of the reading she sets is the idea of global justice, which was given by John Rawls in his book The Laws, is based on the social contract theory, which he again talks of in his idea, the theory of justice. So she's trying to highlight the defects of social contract theories of John Rawls, and वो चाहती हैं कि ये जो सोल्यूशन है इन सब का डिफेक्ट्स का सोल्यूशन कैपेबिलिटीज अप्रोच में मिले अमर्त्य सेन की। तो इन इस पूरी रीडिंग में वो पहले डिफेक्ट्स बताएंगी जॉन रॉल्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, जो कि जस्टिस के बारे में है, और फिर इसका सोल्यूशन बताएंगी कैपेबिलिटी अप्रोच में। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। सो शी बिगिंस बाय सेइंग दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनइक्वालिटीज़। वो एक एग्जांपल देती हैं, बोलती हैं कि स्वीडन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 79.7 ईयर्स है, और जबकि सेरा लोन जो एक कंट्री है उसका उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 38.9 है। तो दिस इज़ द ऑलमोस्ट डबल। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। नाउ शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ टू स्टेज बार्गेन। तो जॉन रॉल्स अपनी बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस और द लॉज में भी दो प्रकार के व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। पहले वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे, उसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल्स बनाएंगे। दूसरा लेवल है स्टेट लेवल पे, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एक स्टेट बनेगा और फिर हर एक स्टेट अपने लेवल पे दूसरे स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इस पूरे सिनेरियो में एक कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स बनेगी जो फिर ग्लोबल जस्टिस की बात करेंगे। तो दिस इज अ टू स्टेप प्रोसीजर। द फर्स्ट स्टेप एट द इंडिविजुअल लेवल वेर पीपल आर टॉकिंग अबाउट, द सेकंड इन द स्टेज लेवल, द स्टेट लेवल। So this is the two-stage bargain which Martha Nussbaum talks about in the works of John Rawls. So what are the basic assumptions which John Rawls makes in his theory of justice? This is what she also talks about. The first presumption according to her are parties are roughly equal in power and resources. तो जॉन रॉल्स पहले ही बोलते हैं कि जितने भी पार्टीज, जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है जस्टिस के या ग्लोबल जस्टिस के भी, तो वो सब इक्वल है पावर में और रिसोर्सेज में। एंड सेकेंड इज म्यूचुअल एडवांटेज इन इकोनॉमिक टर्म्स। दैट मीन्स all the people who are involved in this contract making or of justice, they are there because they want to have mutual advantage over each other, as well as trade with each other, contact with each other, so as to gain economically and फ़ायदा उठा सके और सब लोग खुश रहे, सुखी रहे। एंड द थर्ड इज नेशन स्टेट एज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो द लॉज जो बुक है जॉन रॉल्स का, उसमें वो जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेशन स्टेट्स के बीच में है, नेशन स्टेट उसका बेसिक यूनिट है। तो इन्हीं तीन असम्पशंस को की बात करती है मार्था नॉसबॉम, जो कि जॉन रॉल्स ने की है। So now she starts her criticism of John Rawls by saying that when he tried to believe that there is equality, rough equality between all the participants, that was wrong, because she had already said that there is a lot of inequality in the world. तो वो बोलती है कि जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, इमिग्रेशन को फॉर एग्जांपल शी फेस, जॉन रॉल्स ने उसका एग्जांपल दिया है, लेकिन वो बोलते हैं कि इमिग्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजियस टेंशन्स और फेमाइंस। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि इमिग्रेशन का मेजर रीजंस ये सब प्रॉब्लम्स हैं, जबकि मार्था नॉसबॉम कहती है कि द मेजर रीज़न इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। दैट इज़ अ बेसिक रीज़न अकॉर्डिंग टू हर। And the international economic system, according to her, also burdens the poor and the developing countries and not the developed country. That also leads to more inequality in the world. So she is majorly talking about inequality in the world. That will lead to injustice. Moving forward, she says that John Rawls tries to compare states based on their ability of respecting human rights. This is what he does in the book The Laws, where he says that there are some communities which are liberal societies, which can be thought of as providing justice to their people because they have democracy in the country, because they respect human rights. लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि दो देश जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं देश में दोनों इक्वल हो, क्योंकि इकोनॉमिकली दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी गिव्स एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश। ये कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट तो करती हैं, लेकिन ये बहुत गरीब देश है, इकोनॉमिकली नॉट दैट वेल ऑफ एज कम्पेयर टू यूएस, फ्रांस, वेर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। So how can we compare these states? She also gives the idea of transnational toleration.
वो बोलती है कि जॉन रॉल्स अपने जॉन द लॉज बुक में बोलते हैं कि कुछ कुछ प्रकार में एक्सेप्शंस अलाउड है, कि एक सोसाइटी में हायरार्की जो चल रही है उससे अगर लोगों का भला हो रहा है तो दैट इज़ ए एक्सेप्शन, दैट इज़ अलाउड. But in this way, she's saying that John Rawls is contradicting his own idea of individual freedom, which he talks about in the book Theory of Justice. तो वो बोलती हैं कि अगर डोमिनेंट ग्रुप्स दूसरे ग्रुप्स को खुद के टर्म्स के ऊपर प्ले करने दे रहे हैं, एक्शन करने दे रहे हैं, तो फिर ये जो खुद के बुक्स का वायलेशन है, इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं जॉन रॉल्स. तो और आगे जो थॉमस पॉक्स के आइडियाज़ है कॉस्मोपॉलिटनिज्म सॉवरेंटी को लेके, चार्ल्स बीट्स के आइडिया है, इसमें वो ग्लोबल बार्गेन की बात कर रहे हैं. ग्लोबल बार्गेन में वो लोग सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो जॉन रॉल्स फॉलो कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल पे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में, ओरिजिनल पोजीशन के बारे में, लेकिन वो ग्लोबल स्टेज पे बात कर रहे हैं एक बार्गेन लाने के लिए, ताकि सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ बार्गेन करके एक ग्लोबल जस्टिस का आइडिया बना सकें. लेकिन मार्था नॉसबॉम कहती है कि बार्गेन किसके लिए करें? क्या हम बार्गेन रिसोर्सेज के लिए कर सकते हैं या फिर हमें बार्गेन कैपेबिलिटीज़ के लिए करना चाहिए? दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन शी raises before Thomas Pogge and Charles Bitts, which say that what is the bargain all about? What should we bargain? So she says that the most important thing is social cooperation, and that has to be based on prioritizing entitlements. तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट कैपेबिलिटी अप्रोच के ज़रिए ही हो सकता है. वो चाहती हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें एक मोरल डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है जो हमें उन्हें देना चाहिए, और ये उनके हिसाब से कैपेबिलिटी अप्रोच ही दे सकती है, ना कि जॉन रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच जो कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, जबकि वो कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की बात कर रही हैं. क्योंकि कैपेबिलिटीज़ अप्रोच जो है वो आउटपुट ओरिएंटेड है, कि हम किसी इंसान को सिर्फ बुक्स नहीं देंगे, अगर वो बुक्स दे देंगे, अगर उसे पढ़ना ही नहीं आता तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दैट. So she is trying to develop the capability of people to read. So she says that all the people in this world have the duty to help others, and more so the developed countries, because they need to help those countries which are unequal in their social benefits, because they have had historical wrongs. उनका exploitation हो चुका है colonialism के जरिए. So she says that there is unequal needs which needs to be fulfilled, and दिस हैज़ टू बी डन बाय रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस ऑल्सो. तो ऐसा नहीं कि पूरे ग्लोबल जस्टिस में होमोजेनिटी ला लिया, देयर हैज़ टू बी रिस्पेक्ट फॉर कल्चर ऑल्सो. सो फॉर दिस शी गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ टू ग्लोबलाइज द कैपेबिलिटीज अप्रोच एंड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन दिस. शी सेज दैट इंडिविजुअली वी माइट नॉट बी एबल टू चेंज थिंग्स मच, एंड शी गिव्स रीजन्स एज टू वाई इंस्टीट्यूशंस आर मोर एफिशिएंट देन पर्सन्स. तो वो बोलती हैं कि इंस्टीट्यूशंस ही क्यों. तो पहला रीज़न वो बोलती है कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम. तो इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे डोनेट करके या कुछ अच्छा करके लोगों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में ये बहुत भारी पड़ सकता है. बट इफ़ पीपल कम टुगेदर देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन collective action. This is what she's talking about. If institutions are developed, then people's collective action will be much more better. Second, he talked about fairness of helping others. She says that if a rich man donates most of his wealth to the poor for the sake of global justice, then what about the other rich people in the world? They will not be as much disadvantaged than this rich man, because उसने तो अपना पूरा wealth donate कर दिया, लेकिन उसके जगह पे उसका जो social status है, dignity है, वो कम हो गया as compared to other rich people. So this will not help in ensuring dignity or fairness of helping. So the institutions will help in this. And third is issues about personal life. The personal life issue is same as to a particular individual donating most of his wealth for others, and that what impact it will have on his own personal life. This can be also solved by using the institutions. She also makes the case that the global scenario, global justice should be based on thin and decentralized distribution of power and resources. She gives the example that economic functions has to be performed by IMF, World Bank, all other social functions are to be performed by UNESCO. So like such examples, she's talking about functional separation and decentralization, and therefore thin global justice. This is what she's talking of. Now, lastly, she talks about 10 principles of global structure that will enable global justice. Global justice कैसे लाएं? Capabilities approach तो ठीक है, theory में ठीक है, लेकिन practice में कैसे लाया जाए? She talks about 10 major principles. The first principle is over determination of responsibility, कि हर एक नेशन को अपने
लोगों को डेवलप करने के लिए खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि वो डेवलप हो सके. So at the domestic level, the nations have to help people. The second is national sovereignty has to be respected. हर एक नेशन का नेशनल सोवरेनिटी दूसरे नेशंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए. थर्ड इज prosperous nations to donate part of their GDP to the poorer nations. This is a very controversial topic where she says that developed countries should help the poorer countries by donating their own money, their own GDP to the poorer countries. Fourthly, says that multinational companies have a responsibility to develop the human capabilities of the people which are involved in them. Human capabilities need to be developed. Hence, the focus is on developing human capabilities and not resources. Fifthly, she says that global economic structure system has to be fair to the poor countries so as to not to exploit them. Sixthly, she says that there should be a thin, centralized but forceful public sphere. पब्लिक स्पेयर एक्टिव होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके पास एक पावर भी होना चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए. सेवेंथली, प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज इन ईच नेशन हैज़ टू बी सॉल्व. तो हर एक नेशन में जितने भी डिसएडवांटेज क्लासेस है, सेक्शंस है, उन सब की बातें सुनी जाएँ, उनको सॉल्व किया जाए. और वो भी ये भी कहते हैं कि हर एक नेशन में जो भी इल है, एल्डरली है, बुजुर्ग है या डिसेबल्ड है, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जाए फॉर अ जस्ट वर्ल्ड. एंड ninth point is family has to be precious but not private affair. So you cannot create crimes or exploit people inside the family sphere. Family sphere has to be a very important part of the state, the global justice system also, but it should not be private, it should be public. And lastly, she says that there is a dire need to improve and educate so as to empower the disadvantaged people. So in all nations there is a बहुत बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों को एजुकेट करें ताकि उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाए ताकि वो ग्लोबल जस्टिस में अपनी सहभागिता दे सकें. So thank you very much everyone. This is a very brief summary of the readings by Martha Nussbaum, how she critiques John Rawls and his theory of justice, distributive justice, and brings in the capability approach of Amartya Sen. Thank you very much for being with us.